जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जर्मनी रीयूनिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ था, इससे पहले देखना पड़ेगा कि इससे पहले क्या चल रहा था जर्मनी में। सबसे पहले तो 1871 में जर्मनी पहले बार एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। लेकिन उसका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी की हार होने की वजह से ही उसको दो भागों में बांट दिया गया था एलाई देशों द्वारा, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, जो कि 1945 से 1990 तक ये सिस्टम चलता रहा। 1990 में वेस्ट और ईस्ट जर्मनी आपस में इनका विलय हो गया था और फिर से जर्मनी रीयूनिफाई हो गया था। अब हमें ये देखना है कि ऐसी क्या चीज़ें हुई जिसके कारण ये दो देश एक दूसरे में विलय हो गए। सबसे पहले जो सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी 1989 में चुने गए थे व्यक्ति, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव की पॉलिसी अपनाई थी उन्होंने 1988 में, जिसके तहत उन्होंने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, जिसमें ईस्ट जर्मनी भी शामिल था, जहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम रहता था, वही देश को ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के रूप में इस समय जाना जाता था। तो ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इनके ऊपर काफ़ी दबदबा बना रहता था सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन इनकी फॉरेन पॉलिसी तय करता था और काफ़ी मामलों में डोमेस्टिक पॉलिसी भी सोवियत यूनियन ही इन देशों की तय करता था। तो 1988 से पहले जो ईस्टर्न यूरोपियन देश थे, उनको कुछ भी फैसले अगर लेने पड़ते थे तो सोवियत यूनियन से उन्हें मंजूरी लेना ज़रूरी था। लेकिन गोर्बाचेव ने 1988 में ये पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत उन्होंने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया, उनको अनुमति दे दी कि वो आंतरिक मामलों में कोई सा भी डिसीजन ले सकते हैं और सोवियत यूनियन उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी के तहत हंगरी एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ था। ये भी कम्युनिस्ट सिस्टम के आधार में इसका सिस्टम चलता था, लेकिन इसने इसी का फ़ायदा उठा के इंटरनल अफेयर में जो सोवियत यूनियन ने अब छूट दे दी थी, उसका ही फ़ायदा उठा के इसने ऑस्ट्रिया के साथ फ्री वीज़ा वाला बाउंड्री स्थापित कर दी। ऑस्ट्रिया और हंगरी आपस में इनकी बॉर्डर खोल दी गई। पहले बैन थी क्योंकि ऑस्ट्रिया डेमोक्रेसी वाला सिस्टम था, तो जो बॉर्डर थी पहले उसमें लोगों की आवाजाही इतनी आसान नहीं थी। लेकिन हंगरी ने क्या कर दिया, उसने ये फैसला उसने 1989 में लिया था। ये सोवियत यूनियन की पॉलिसी जब उसने अपना ली थी गोर्बाचेव ने, उसके कुछ समय बाद हंगरी ने ऑस्ट्रिया के साथ बॉर्डर फ्री कर दी, वीज़ा फ्री। अब कोई भी व्यक्ति आसानी से हंगरी से ऑस्ट्रिया जा सकता था। अब यही सबसे महत्वपूर्ण पहली घटना यही थी। जो ईस्ट जर्मन के लोग वेस्ट जर्मनी में जाना चाह रहे थे, उन्होंने क्या तरीका अपनाया, पहले वो ईस्ट जर्मनी से हंगरी गए। हंगरी भी एक कम्युनिस्ट सिस्टम था और ईस्ट जर्मनी भी कम्युनिस्ट सिस्टम था, तो दोनों की वीज़ा फ्री एंट्री पहले से थी, 1945 से चली आ रही थी। तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। ईस्ट जर्मनी से हंगरी जाने वाले जो ईस्ट जर्मन लोग थे, उनके लिए अभी तक तो ये सिस्टम पहले से लागू था। लेकिन जब हंगरी ने ऑस्ट्रिया के साथ फ्री वीज़ा बाउंड्री लगा दी, अब इनको एक मौका मिल गया ईस्ट जर्मन को। अब उन्होंने क्या किया, सीधे हंगरी से ऑस्ट्रिया से निकल गए। अब ऑस्ट्रिया की भी वीज़ा फ्री एंट्री थी, किसके साथ, वेस्ट जर्मनी के साथ। तो ये हम देख सकते हैं कि ईस्ट जर्मन लोग अब आसानी से वेस्ट जर्मनी में जा सकते थे, जो कि इससे पहले नामुमकिन था। क्योंकि 1961 से पहले जब बर्लिन वॉल नहीं बनी थी, तो लगभग 30 लाख ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में गए थे। तो इसी वजह से वॉल बनाई गई थी, दीवार इसी वजह से बनाई गई थी कि ये ईस्ट जर्मन के नागरिक वेस्ट जर्मन में अगर चले जाएंगे तो ईस्ट जर्मन में वर्कर लोगों की कमी पड़ जाएगी। तो इसी के तहत ये जो इन दोनों की बाउंड्री थी वो सील कर रखी थी। कोई भी व्यक्ति बॉर्डर के रास्ते तो नहीं जा सकता था ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी। लेकिन इस घटना के बाद हंगरी द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ फ्री वीज़ा फ्री एंट्री वाली जो बॉर्डर अपनाई थी इन्होंने, उसके तहत क्या हो गया कि ईस्ट जर्मनी लोगों को अब दूसरे देशों से होते हुए अब वो वेस्ट जर्मनी पहुंचने लग गए थे। और एक साल में लगभग 30,000 लोग इसी का फ़ायदा उठाते हुए ईस्ट जर्मनी के वेस्ट जर्मनी के अंदर चले गए थे लोग। तो ये हम देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम यही था। ये हुआ कि क्योंकि अब आसानी से लोग जा पा रहे थे
तो ईस्ट जर्मनी की सरकार को पसंद नहीं था, उसने क्या कर दिया, हंगरी के साथ अपनी जो वीज़ा फ्री एंट्री वाला सिस्टम था उसे हटा दिया, बैन कर दिया। अब लोग इतने आसानी से नहीं जा सकते थे ईस्ट जर्मनी से हंगरी के बीच में। लेकिन ये जो फैसला लिया गया वो देर में लिया गया। लोगों में अब विश्वास बनने लग गया था ईस्ट जर्मनी के कि अब हो सकता है, क्योंकि अब सोवियत यूनियन ने भी अपना पॉलिसी अपना ली थी कि अब वो दखल नहीं देगा। तो ईस्ट जर्मनी के लोग थे, उनको विश्वास होने लग गया कि जल्दी वो वेस्ट जर्मनी में भी मिल सकते हैं और सोवियत यूनियन उनके बीच में दखल नहीं देगा। तो लोगों ने इसी विश्वास के तहत प्रदर्शन करने शुरू कर दिए ईस्ट जर्मनी में जगह जगह में, जिसके तहत आखिरकार 9 नवंबर 1989 में जो बर्लिन की दीवार थी, जिसके तहत वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन को डिवाइड कर रखा था, उसको गिरा दिया गया था। अब रीयूनिफिकेशन का ये फर्स्ट फेज़ था। अभी सेकंड फेज़ में देखते क्या क्या हुआ। 28 नवंबर 1989 में जब 2 हफ्ते बाद बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, वेस्ट जर्मन के जो चांसलर थे जिनका नाम था हेलमट कोल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, जिसके तहत उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम रखा गया, जिसके तहत ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी आपस में मिल जाएंगे स्मूथली। सबसे पहला उनका पॉइंट ये था कि इलेक्शन होने चाहिए ईस्ट जर्मनी में। तो उसी के आधार में मार्च 1990 में ये पहला ईस्ट जर्मनी का फ्री इलेक्शन था। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए थे सब कम्युनिस्ट पार्टी ने जीते थे और वो कोई फ्री इलेक्शन नहीं थे, केवल उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को ही खड़ा होने का अधिकार था। अब जो ये था 1990 मार्च का इलेक्शन ईस्ट जर्मनी में, ये पहला फ्री ईस्ट जर्मनी का इलेक्शन था। इसमें एसईडी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका बुरी तरह इसका हार का सामना करना पड़ा उसे। और जो इस इलेक्शन में जीती पार्टी सीडीयू, जो कि वेस्ट जर्मनी में इस समय रूलिंग पार्टी थी, वो यहाँ पर ईस्ट जर्मनी में भी जीत गई। तो इसने जो पॉलिसी अपनाई वो स्पीडी रीयूनिफिकेशन की अपनाई, जल्दी से जल्दी रीयूनिफिकेशन हो जाए, ये पॉलिसी इस सीडीयू सरकार ने ईस्ट जर्मनी में अपनाई, जिसके तहत 18 मई 1990 में ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ने एक ट्रीटी साइन की, जिसके तहत उन्होंने आपस में मॉनेटरी, इकोनॉमिक और सोशल यूनियन का एग्रीमेंट किया। इससे 1 जुलाई 1990 में वेस्ट जर्मनी की जो करेंसी थी ड्यूसमार्क, उसे ईस्ट जर्मनी में भी अपना लिया गया था। अब ड्यूसमार्क ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों की करेंसी बन चुकी थी। तो मॉनेटरी तो और मैं तो 1 जुलाई 1990 में यूनिफिकेशन हो गया था। इसके अलावा कई सारे कानून थे जो वेस्ट जर्मनी में थे, उन्हें ईस्ट जर्मनी में भी अब लागू करा दिया गया था। इससे क्या हुआ कि ये फ्रेमवर्क तैयार हो चुका था, अब केवल पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की देर थी। अब जो ईस्ट जर्मनी की पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है वॉक्स कैमर। इसने एक रेजोल्यूशन पास किया 23 अगस्त 1990 में, जिसके तहत इसने डिक्लेयर कर दिया कि ईस्ट जर्मनी को वेस्ट जर्मनी में मिला दिया जाए। दोनों देशों के बीच में जर्मन रीयूनिफिकेशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके तहत ये साइन हुई थी 31 अगस्त 1990। इस ट्रीटी के तहत दोनों ईस्ट जर्मनी की पार्लियामेंट ने तो दे दिया था यहाँ पर अपना अप्रूवल यूनिफिकेशन के लिए, और वेस्ट जर्मनी की पार्लियामेंट ने भी 31 अगस्त 1990 आते आते अपना अप्रूवमेंट मिल चुका था यूनिफिकेशन के लिए। तो आखिरकार जर्मनी ऑफिशियली तौर में रीयूनाइटेड 3 अक्टूबर 1990 को हो गया था, जिसके तहत जर्मनी का जो ईस्ट वाला भाग था उसके 5 राज्य मिलाए गए थे वेस्ट जर्मनी में। इन 5 राज्यों का नाम है ब्रेडेनबर्ग, मैकनबर्ग, वेस्ट पोमेरिया, सैक्सनी एनहाल्ट, थुरिंगिया। ये अगर हम नक्शा देखें तो ईस्ट जर्मनी का भाग ये वाला था। तो ये 5 स्टेट और वेस्ट जर्मनी में यहाँ पर 12 स्टेट थे, तो कुल मिला के 17 स्टेट हो गए थे अब जर्मनी टोटल में। तो ये पूरा क्षेत्र यहाँ तक जर्मनी यूनिफाई हो गया था, ईस्ट और वेस्ट अब आपस में मिल गए थे। ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को भी आपस में मिला दिया गया था, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद बर्लिन को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन में जो सरकार थी वो वेस्ट जर्मनी के आधार में चलती थी, और ईस्ट बर्लिन की जो सरकार थी वो ईस्ट जर्मनी के हिसाब से चलती थी। तो जब यूनिफिकेशन हो गया तो इन 2 शहरों को भी आपस में मिला के एक शहर बना, जिसका नाम दिया गया था बर्लिन। अब यहाँ पर एक चीज़ हो गई कि जब रीयूनिफिकेशन हो गया तो जो अलाइड सेना थी
वो अब हट गई यहाँ से। ये क्षेत्र वेस्ट जर्मनी के क्षेत्र में काफ़ी अमेरिका सैनिक तैनात रहते थे और ईस्ट जर्मनी के क्षेत्र में काफ़ी सोवियत यूनियन के सैनिक रहते थे। अब जब ये यूनिफिकेशन हो गया तो कोल्ड वार की एंडिंग भी यहीं से मानी जाती है। तो अब इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई सेना रखने का यहाँ पर। अब क्योंकि ये जो कोल्ड वार की बॉर्डर हमने पढ़ा था कि जर्मनी का जब विभाजन हो गया था तो कोल्ड वार की बॉर्डर जर्मनी से होके निकलती थी। तो जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया तो अब कोल्ड वार का भी यहाँ पर खात्मा माना जाता है। तो इसी वजह से जो अलाइज देश थे, अमेरिका ने वेस्ट जर्मनी से अपनी सेना हटा दी और सोवियत यूनियन ने ईस्ट जर्मनी से अपनी सेना हटा दी। तो यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलता है। अब ये एक चीज़ है कि ये जो साइन किया गया था किसके तहत हटाई गई थी सेना, एग्रीमेंट हुआ था 2+4 ट्रीटी। 2+ मतलब 2 तो यहाँ पर जर्मनी को कहा गया था, वेस्ट और ईस्ट ये 2 थे, और 4 वाले कौन थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जीते थे, यूएस, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन के बाद रसिया बन गया था। तो इन चारों देशों ने एग्रीमेंट के तहत जर्मनी के साथ किया था, जिसमें ये कहा गया कि एलाई सेना का ऑक्यूपेशन पूरी जर्मनी से अब हटा दिया जाएगा। अब कोई भी सेना जर्मनी में एलाई देशों की नहीं होगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया गया था कि ये जो वाली जो लाइन है, इस लाइन के तहत सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये क्षेत्र ईस्ट वाला पोलैंड को दे दिया गया था। तो ईस्ट जर्मनी ने तो इसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन वेस्ट जर्मनी ने इस बॉर्डर को स्वीकार नहीं किया था काफ़ी लंबे समय तक। वेस्ट जर्मनी का कहना था कि ये क्षेत्र हमारा है और हमारा हक है इस क्षेत्र को अपने पास लेने का, क्योंकि ये पहले जर्मनी में था काफ़ी लंबे समय तक। तो जर्मनी से सेकेंड वर्ल्ड वार में छीन लिया गया था, तो वेस्ट जर्मनी का ये कहना था। अब ये जब 2+4 ट्रीटी हुई तो उसमें ये फाइनल हो गया और दोनों जर्मनियों ने आपस में एग्रीमेंट के तहत भी ये मान लिया था कि ये वाला क्षेत्र अब उन्हें नहीं मिल पाएगा और हमेशा के लिए ये क्षेत्र पोलैंड को दे दिया गया। इस बॉर्डर को कहते हैं ऑर्डर नाइसे लाइन, कहते यहाँ पर इस नाम से जानी जाती है बॉर्डर, ऑर्डर नाइसे बॉर्डर। ऑर्डर और नाइसे यहाँ पर नदी बहती है, तो उन्हीं के नाम पर ये बॉर्डर का नाम रखा गया है। तो ये क्षेत्र पोलैंड को दे दिया गया है। अब डोमेस्टिक इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं। डोमेस्टिक इफ़ेक्ट इस तरह से हुआ जब दोनों जर्मनी आपस में मिल गए, तो इनका शुरुआत में तो दोनों जर्मनी में काफ़ी स्वागत हुआ है जो रीयूनिफिकेशन था, लेकिन समय के बीतने के साथ दोनों के बीच में, लोगों के बीच में संबंध इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि जो ईस्ट वाले जर्मन के नागरिक थे उनको वेस्ट जर्मनी के लोग गरीब समझते थे, और इसके अलावा ये समझते थे कि ये रसिया कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे ईस्ट जर्मनी के लोग। जबकि ईस्ट जर्मनी वाले वेस्ट जर्मनी वालों को डिसऑनेस्ट समझते थे, मक्कार और मतलबी, वेल्थी काफ़ी, क्योंकि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में काफ़ी इकोनॉमिक डिफरेंस था। तो उस आधार में भी आपस में इनका भेदभाव चलता रहता था। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी सस्टेन डायलॉग कोई नहीं कर पाया। इसका यहाँ पर कहने का मतलब है दोनों में जो एग्रीमेंट नहीं हो पाते थे कई चीज़ों में। वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी के आने वाले टाइम में इंडस्ट्री भी ज़्यादातर वेस्ट जर्मनी के क्षेत्र में गई थी, जिस कारण ईस्ट जर्मनी को यहाँ पर इकोनॉमिक उसकी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पाई। अब जो ईस्ट जर्मनी है आज भी, अब अगर हम देखें तो ईस्ट जर्मनी वाला भाग वेस्ट जर्मनी के वाले भाग से काफ़ी अलग सोचता है। उसका पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पर अलग है। यहाँ के लोग जिन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक तो डी लिंके उनका नाम है, इसे कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी यहाँ पर मेन पार्टी है AFD, जिसको फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव फॉर ड्यूसलैंड। तो ये तो कम्युनिस्ट पार्टी है डी लिंके, और ये जो AFD पार्टी है ये राइट विंग पार्टी है। इसे कुछ लोग नाजी पार्टी से भी इसकी तुलना करते हैं, इतनी फार राइट पार्टी थी ये, अभी भी है फार राइट पार्टी। तो ये दो महत्वपूर्ण पार्टी है ईस्ट जर्मनी की। और वेस्ट जर्मनी की जो मेन पार्टी है वो है CDU और SPD। तो हम ही देख सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों में पॉलिटिकल रूप में काफ़ी अलग यहाँ पर लोगों का सोचना रहता है। इसके अलावा इकोनॉमिक में भी दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस अभी भी बना हुआ है। ईस्ट जर्मनी अभी भी काफ़ी गरीब है, जबकि वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी के मुकाबले काफ़ी यहाँ पर वेल्थ है, काफ़ी यहाँ पर लोगों के पास धन है।
तो ये कुछ था, रीयूनिफिकेशन हो गया, लेकिन अभी भी मानसिक तौर में जो रीयूनिफिकेशन की प्रोसेस है अभी भी चल रही है और पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।